हूँ हमजा शफीक। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें, जुलाई का महीना 25 जुलाई से पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 13 जुलाई को पाकिस्तान की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना हो जाएगी बाबर आजम की क़यादत में, और एक मरतबा फिर बाबर आजम पर इन्हिसार कर लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अब ये कितना फ़ायदेमंद होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि बाबर आजम बीइंग कैप्टन पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, लेकिन खातर का रिजल्ट सामने नहीं आए, जिसकी वजह से बाबर को सैक करना पड़ा। और अब फिर वही बात है कि किसी एक की तो गलती है, या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की गलती, या फिर बाबर आजम की गलती है, या इनको पहले लगाना नहीं चाहिए था, फिर हटाना नहीं चाहिए था, फिर दोबारा लगाया गया। तो इसके पीछे कोई ना कोई मुहरकात तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। कोई सोच विचार होगी, कोई थिंक टैंक जो पीछे बैठा वो इस पर बात कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि अब इस वजह से हम बाबर को वापस लेके आए। क्योंकि सरफराज अहमद ने भी कह दिया कि ना, बाबर की जो दोबारा क़यादत मिली है ना, वो बाबर आजम को मुशावरत और रजामंदी के बाद कप्तान बनाया गया, और हमारी फुल सपोर्ट है बाबर आजम को। तो ये सारी सूरत बनी हुई है। साथ ही साथ जी पीसीबी का अगस्त में 4 टीमों के वनडे टूर्नामेंट का ऐलान भी कर दिया गया है। अब कुछ चीज़ें बकौल इनके कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमने कैटेगरीज भी डिफाइन कर दी हैं। अब हम कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कुछ हट के करना चाह रहे हैं। हट के ये किया है कि वो बॉलिंग मशीन ला के रख दी है, बल्कि अगर बॉलर तैयार ना करने पड़े बॉलिंग मशीन ला के रखती है। ये सारी सूरत पर बात करेंगे। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब, और साथ ही साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आप सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका हाँ जुमला साहब। साहब, दोबारा से इन्हिसार कर लिया गया है बाबर आजम पर, क्या समझते हैं? बड़ी बात हो रही है, और बाबर आजम बड़े पॉजिटिव है, कहते हैं जनाब मैंने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, जितनी टाइम मैं इस कप्तानी से दूर रहा हूं, मैंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और अब मैं बड़ा ना तगड़ा कप्तान बन के सामने आऊँगा। क्या देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, अल्लाह करे जी कि वो तगड़े कप्तान बन के आए, और बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए कि टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत करें। हो सकता है इसके बाद T20 और फिर मरहलावार वनडे टीम की भी क़यादत करते हुए दिखाई दें। तो वो कुछ करेंगे तब पता चलेगा कि वो क्या है, क्योंकि अभी तक तो क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ बातें हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और बातों का कोई मुकाबला है नहीं किसी के साथ। तो बातों की हद तक तो वो जो कहते जा रहे हैं वो सुनते चले जाएं, लेकिन जो बात कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ख्यालात या जो आप इतनी तरतीब दे रहे होते हैं उसका इजहार होता है। तो अभी तो सिर्फ बातें हैं। जब वो बनेंगे, वेस्ट इंडीज जाएंगे, खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो सबसे एक तशवीशनाक बात है, जो कप्तानी के हवाले से, जो कप्तान के करने के काम है, जो आकिब जावेद साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि उसने डीआरएस करना है, उसने टॉस का फैसला करना है, और उसने ओवर रेट को मेंटेन करना है। एक और चीज़ थी, वो मेरे ज़हन से निकल गई है क्या है। लेकिन जहाँ तक ओवर रेट का ताल्लुक है, उसमें भी सारी टीम इन्वॉल्व है। डीआरएस में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका विकेट कीपर, ठीक है, और बाकी जो बेहतर पोजीशन में होते हैं वहाँ पे, या बॉलर कर रहा होता है। कप्तान का तो सिर्फ ये है कि वो चूँकि लीड कर रहा होता है, वो उसने उसकी इजाज़त दे दी। वो कहीं वो वाला तो पॉइंट मिस तो बाकी नहीं करके वो जिसमें वो कहते हैं यस सर करना है? तो यही है ना। तो कप्तान के करने के काम तो क्रिकेट में भी और बहुत सारे होते हैं ना। इयन मॉर्गन को आप देख लें, रिकी पॉन्टिंग को देख लें, या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी खत्म हुई है जो 2024 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, उसमें किसकी कॉल थी कि विराट ओपन करेगा। तो कप्तान के जो असल करने के काम है तो वो तो उसको करने नहीं दिए जाते, ठीक है। और हमारे यहाँ कप्तान भी वैसे ऐसे ही हैं कि वो शायद वो ना या उनको करना नहीं आते हैं, या करना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो ओवर रेट पर ही रह जाते हैं। फिर आप अगर आपने बाहर से बैठ के ओवर रेट और टॉस का फैसला क्या आपने करना है सर? अकेला कप्तान टॉस का फैसला करेगा? सिलेक्शन में उसकी कोई अगर बात नहीं सुनी जाती, मानी नहीं जाती, या उसकी कोई उसमें अहमियत नहीं है उसकी राय की, तो क्या उसने करना है? कब मैच प्लान आपका कोई और कर रहा है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई और करने जाएगा। तो जो चीज़ें कप्तान के करने की हैं, जो आकिब जावेद साहब ने बताई हैं, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कप्तान करता है या एक लीडर करता है। तो अगर यही कप्तान, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। अच्छा, अब सब पीसीबी में बात की जा रही है कि हम बड़ी ना डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसी में ही उन्होंने कह दिया कि हमने वो मशीन मंगवा ली है जो पूरी दुनिया में कहीं पे उसका इंप्लीमेंट नहीं है। वो पहला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जहां पर ये मशीन ला के रखी गई है, ताकि बैटर्स को, फास्ट बॉलर्स को खेलने में मदद मिले। वो मैं वीडियो देख रहा था, वो पैट कमिंग्स भागता हुआ स्क्रीन में से आ रहा है और बॉल डिलीवर कर रहा है, तो वो ये है। लेकिन अहमद सईद साहब यहाँ बैठे कहते हैं कि उस मशीन पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय यह अगर आपने अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में फोकस किया होता कि एक बंदा बॉल करा रहा होता तो वो ज़्यादा बेहतर ना रहता। देखिए, बात यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हौसला अच्छा। अफ़ज़ा चीज़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि आप बैट्समैन को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो 20 विकेटें किसने लेनी है? वो तो लेनी बिल्कुल है ठीक, बॉलर ने। बिल्कुल ठीक है। तो मुखालिफ टीमों के बैट्समैनों को किसने आउट करना है? हम्म, बॉलर्स ने आउट करना है। हम्म, तो वहां पर ये मशीन रख देंगे मैच के दौरान, पहली बात। और दूसरा ये है कि आप के पास जो सबसे बेहतर चीज है ना जिसने क्रिकेट खेलनी है, जी। वो आपके इंसान है, क्रिकेटर्स हैं। हम्म, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन दिनों ये दौरा है, मतलब ये थोड़ा सख्त लफ्ज है, इन दिनों ये खुमार है कि हम्म, ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, ये दुनिया में पहली मरतबा हो रहा है, हम पहली मरतबा कुछ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है ना, जो आपको हर तरफ से बुरा भला कहा जा रहा है, आपके जो नतायज हैं ये भी पहली मरतबा ही हो रहे हैं, इसका हम्म, भी एतराफ कर रहे हैं। तो ये क्या रिक्की पॉन्टिंग की पुल शॉट किसी मशीन की वजह से है? नहीं। क्या रोहित शर्मा की पुल शॉट किसी मशीन की वजह से है? क्या बेन स्टोक्स की बैटिंग जब वो करता रहा है या आखिरी मैच में उसने 50 ओवर्स किए हैं, ये किसी मशीन की वजह से है? ठीक है, आज की दौर की क्रिकेट में ये जो लंबी पारियां लगाता है जो रूट, ये किसी मशीन की वजह से है। हम्म, देखिए, जब आप उसमें रियल टाइम में जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उसका कोई तोड़ और जोड़ नहीं है। हम्म, देखिए, आपके पास उसामा मीर थे, उस्मान कादिर थे, मोहम्मद नवाज थे, एक और स्पिनर कौन से थे, एक दो और भी स्पिनर थे, खुशदिल शाह भी आपके पास रहे, खेलते रहे, ठीक है। लेकिन आपके शादाब खान भी, आपके बैट्समैनों को स्पिन खेलना नहीं आता, ठीक है। शाहिना अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज धानी, अरशद इकबाल, आपके पास अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं। आपके फास्ट बॉलर, आपके बैट्समैनों से वो फास्ट बॉलर्स भी नहीं खेले जाते। हम्म, तो ये सिर्फ करने की बात है। देखिए, बात यह है कि आप, बजट आपके पास है ना, तो जी। आप जो चीजें बनी हुई हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीजों के बाद भी क्रिकेट का मयार बुलंद नहीं होता हम्म, और आपके नताइज ठीक नहीं आते, तो फिर उसका उसका हल क्या है? आप वापस जाएंगे ना, हम्म, रियल टाइम की प्रैक्टिस पे वापस जाएंगे। क्या शोएब अख्तर किसी मशीन से 100 किलोमीटर पे गए हैं, 100 मील पे गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। 150 की उनकी पेस थी, ठीक है। क्या सकलैन मुश्ताक किसी मशीन पे काम करते थे? या अभी की हाल की क्रिकेट में आप देख लें, ये बातें करने की हद तक है। वो तो आप जिनका आपने हवाला दिया है इस बोर्ड का, जो उसके मीडिया डिपार्टमेंट का हाल है, वो सबके सामने है। जिस किस्म का कंटेंट वहां से सामने आता है वो आपके सामने है। और आप इनको ये तो कहते हैं जी कि हमारे पीएसएल में भी बहुत कुछ हो गया, ये तो नंबर्स के ऊपर बता रहे हैं। हम्म, और जो सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज है कि ये बैट्समैनों को प्रैक्टिस करानी है मशीन में, हम्म, सिलेक्शन होनी है डेटा के ऊपर। तो भाईजान, ये फिर दर्जनों दर्जनों लोग किस लिए हैं? हम्म, इनको फारिग करें फिर, मशीनों के हवाले करें सारा कुछ और चले जाएं अपने अपने घरों में, फिर क्या जरूरत है? हम्म, ये जो एक इंसानी अमल दखल है क्रिकेट में, आप उसको एलिमिनेट करके किस तरीके से कह सकते हैं कि आप दुनिया में बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे? हम्म, टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? इंसान ने। जो बनाने वाला है सर, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। जो हम्म, क्रिकेटर्स हैं आपके, अगर अगर ये मशीनें इतनी मौसर थी, तो इन तमाम लोगों से पूछें, बाबर आजम को कितने साल हो गए हैं वो अपनी उस बैटिंग परफॉर्मेंस पे वापस नहीं आया। अगर ये टेक्नोलॉजी और ये दिमाग इतने अच्छे थे, तो 145 से 50 के दरमियान में गेंदबाजी करने वाला शाहीन कहाँ है? हम्म, 145 और 50 के दरमियान में गेंद करने वाला हसनैन कहाँ है? 145 और 50 में गेंद करने वाला नसीम शाह कहाँ है? कि वो क्यों खराब हो गए हैं ना, वो हम्म, वापस क्यों नहीं आए? आपके दुनिया में हाई परफॉर्मेंस कोचेस का काम ये होता है कि वो लोग अपने जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स होते हैं ना, जो आपकी इलीट एथलीट्स होते हैं, हम्म, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को निकालने के लिए, उनको सामने रखने के लिए उनकी खिदमात हासिल की जाती हैं। वो हमारे हाई परफॉर्मेंस कोच जो है ना, वो खिलाड़ी की कारकर्दगी में अगर कहीं ना कहीं झोल आ गया, खराबी आ गई, वो कहते जाओ जी डोमेस्टिक क्रिकेट से जाके खेलो। तो ये क्या, ये सिर्फ रीजन है? हम्म, अगर उसकी पेस नीचे है, तो भाईजान पहले ये तो बताए ना कि उसकी वजह क्या है। हम्म, आप कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखें, सबसे ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, सारा साल तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहाँ पे आ जाती है बीच में? बिल्कुल ठीक है। जिनको नीचे से आते हैं, उनकी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती नहीं है, वो ऊपर वालों को कहते हैं फर्स्ट क्लास चले। तो हाई परफॉर्मेंस कोचेज किस लिए हैं? हम्म, उनका क्या काम? वो जो अली रजा को अभी तक उन्होंने अंदर रखा हुआ है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो उसको कह रहे हैं बड़ा कमजोर है।
और यार उसका पहला सीजन देख लें, जब उसके पास कुछ नहीं था, इतना ज्यादा वो नुमाया नहीं था, अच्छे खासे ओवर कर रहा था। बिल्कुल ठीक वो है। कौन सी मतलब है कि आपने उसको क्या करना है उसके साथ? 2 वर्ल्ड कप अंडर 19 के खेल गया है। हम्म। अगर वो अभी तक भी जो कहा जा रहा है वो वही है, तो भाईजान फिर तो बड़ा संजीदा किस्म का मामला होगा ना। वो उसके बाद में आने वाले पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हैं। बिल्कुल वो ठीक है। अभी तक उस पे काम कर। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेट है ये, जिस जी। तरीके से क्रिकेट को चलाया जा रहा है और जिस अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ये ठीक है पाकिस्तान जी। की मशीन क्रिकेट के की ऊपर जो जी। बात हो रही है, इस पर अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक बात मैं ऐड कर दूं। देखें, एक एक चीज़ होती है आपका स्किल, एक चीज़ होती है हाँ बॉडी लैंग्वेज। टेस्ट क्रिकेट में आपके असाब का इम्तिहान सिर्फ बॉलिंग से नहीं होता। बॉलर, जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ऑस्ट्रेलिया वाले किस चीज़ से मशहूर हैं? ऑस्ट्रेलिया वाले मशहूर हैं कि बॉल करवाने के बाद वो स्लेजिंग करते हैं, वो आके आंख में आंख डालता है, वो आपके साथ एग्रेशन। मशीन ये काम नहीं कर सकती। और आप जब तक टेस्ट क्रिकेट में एक बैट्समैन को लंबी इनिंग खेलने के काबिल नहीं बना रहे, उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप उसे 500 बॉलें खिला रहे हैं, लेकिन आप उसे ये नहीं बता पा रहे कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। आप उसे 1000 बॉलें खिला दें, लेकिन आप उसे ये ना बताएं कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो डील करना होता है, मतलब वो तो हर बॉल के बाद आके स्लैश करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया वालों की। आप तारीख निकाल के देखें, पूरी एशेज सीरीज आप निकालें, एशेज सीरीज में मेरा ख्याल है इतनी बॉलें नहीं होती जितनी वहां स्लैजिंग होती है। तो ये काम मशीन नहीं कर सकती। जब तक आपका प्लेयर असाबी तौर पर मजबूत नहीं होगा, उसका स्किल वो उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पे हमने बात की, अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसके क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज़ हो चुका है। 8 में से अब 4 टीमें रह जाएंगी। देखना यह है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम इस मरहले से वापस घर चल जाएगी। आज रात 1 बजे जनाब ये मैच होने जा रहा है, फ्रांस वर्सेस मोरक्को। तगड़ा मैच है। हिम्मत सईद साहब, सर कौन जीतने जा रहा है? देखिए, ये जो क्वार्टर फाइनल आज हो रहा है फ्रांस और मोरक्को के दरमियान में, इसमें इस सवाल का जवाब फिलहाल देना तो बहुत मुश्किल है कौन जीत रहा है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पर मतलब 48 में से अब 8 टीमें रह गई हैं, और ज़ाहिर है कि सारी वो टीमें रह गई हैं जो किसी न किसी बड़ी टीम को हरा कर आई हैं, या वो ये कैपेसिटी रखती हैं ऑन पेपर कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर गो थ्रू कर जाएँ और उस टूर्नामेंट को विन करने में कामयाब हो जाएँ। फ्रांस की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसने अब तक वर्ल्ड कप में 14 गोल स्कोर किए हैं, और अगर वो एक गोल और स्कोर करते हैं तो ये किसी भी वर्ल्ड कप में स्कोर किए जाने वाले सबसे ज़्यादा गोल होंगे किसी भी टीम की जानिब से। और अगर वो गोल किलियन एम्बापे स्कोर करते हैं तो वो जाहिर है कि ऑल टाइम लिस्ट के अंदर लियोनेल मेसी से एक गोल दोबारा आगे निकल जाएंगे। और इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उनके गोल जो है मेसी के बराबर हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ है जो स्टेक के ऊपर है। एम्बापे पहले प्लेयर बन सकते हैं जो 2 वर्ल्ड कप्स के अंदर गोल्डन बूट जीतने वाले प्लेयर बनेंगे अगर वो टॉप स्कोर फिनिश करते हैं। अगर हम उनके अराउंड खेलने वाले प्लेयर्स को देखें, एम्बापे के अराउंड माइकल ओलिसे हैं, डेम्बेले हैं, डिज़ीरे डुए हैं, बारकोला हैं। अगर हम उनकी जो फ्रंट 4 है सिर्फ उनको ही देखना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतर फ्रंट 4 तो एम्बापे अपनी टीम में रखते हैं। गोल स्कोर करना है तो एम्बापे आ जाते हैं, असिस्ट प्रोवाइड करनी हो तो ओलिसे आ जाते हैं। और हम इन चारों को डिस्कस, मतलब इन चारों के इतने एट्रीब्यूट्स हैं, इन चारों की इतनी डेप्थ है कि हम इनको ही डिस्कस करते रह गए हैं पूरे टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेप्थ है फ्रांस के स्क्वाड में, कितना ज़्यादा ऑन पेपर वो इस टूर्नामेंट को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब मोरक्को की टीम है। मोरक्को की टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेली थी और सेमीफाइनल में इसी अपोनेंट से फ्रांस से हारी थी, तो कहीं ना कहीं रिवेंज वाला एलिमेंट भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं शामिल होगा। फीफा रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद है इस वक्त मोरक्को। और मोरक्को जो है वो एक ऐसी टीम है कि जो ब्राज़ील के साथ ड्रॉ करके आई हुई है और नेदरलैंड्स को वो हरा कर आए हुए हैं पेनल्टीज के ऊपर। तो ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा ये मुश्किल काम है। फ्रांस की टीम इस मैच में फेवरेट के तौर पर जरूर जाएगी, लेकिन फ्रांस की टीम के भी इल्म में ये बात है कि हमारे ओपोनेंट एक ऐसी टीम है कि जिसके पास ये स्ट्रेंथ है कि वो गोल कंसीड करने के बाद कम बैक भी कर सकते हैं। उनके पास ये स्ट्रेंथ है कि वो अगर कंटेन करना चाहें किसी भी टीम को तो वो एक तवील अरसे तक उनको गोल स्कोर करने से बाज भी रख सकते हैं। लेकिन जितनी डेप्थ फ्रांस के स्क्वाड में है, अगर हम फ्रांस का इस पूरे टूर्नामेंट की जर्नी देखें तो पैराग्वे वाला मैच एक ऐसा मैच था कि जिसमें फ्रांस की टीम मतलब उस तरह से आउटराइट उन्होंने, अगर हम स्कोर शीट की बात करें, वो सिर्फ 1-0 से वो मैच जीतने में कामयाब हुए थे। और वो मैच भी इसलिए जीते थे कि उसमें एक पेनल्टी विन कर ली थी डिज़ीरे डुए ने और जिसको कन्वर्ट किया था किलियन एम्बापे ने। उसके अलावा उस मैच में कोई स्कोर नहीं हो पाया था। तो शायद पैराग्वे वाला मैच, पैराग्वे की टैक्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, लेकिन पैराग्वे का मैच एक ऐसा मैच था कि जिसने ये ज़रूर बताया है कि फ्रांस की टीम को
कहीं ना कहीं चोक किया जा सकता है, उन्हें किसी ना किसी अंदाज में रोका जा सकता है गोल करने से। और अगर फ्रांस की टीम को गोल स्कोर करने से रोका जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक आधा आउटराइट चांस ऐसा बन सकता है उस टीम का कि वो यहाँ पर आकर गोल स्कोर। तो क्रूशल बात यह है कि पहला गोल कौन स्कोर करता है। अगर तो पहला गोल फ्रांस की टीम ने स्कोर करने में कामयाब हो जाती है तो फिर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस टीम के खिलाफ कमबैक करना नेदरलैंड्स के खिलाफ कमबैक करने से ज़रा मुख्तलिफ होगा। और लेकिन अगर मोरक्को की टीम पहला गोल स्कोर करने में कामयाब हो जाती है तो फिर जो मोमेंटम होगा वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप इस मैच में, मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं कह रहा कि फ्रांस आज का मैच जो है बिल्कुल जीत रही है। मोरक्को एक अच्छी टीम है, मोरक्को टफ टाइम देगी, फ्रांस फेवरेट ज़रूर है, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कौन सी टीम आज के मैच जीते। अच्छा, फ्रांस में तो आपने प्लेयर टू वॉच देख लिए, बता दिए, ये मोरक्को में कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि आज लगता है कि वो काम करेंगे? देखिए, मोरक्को के 3-4 बड़े नामों की बात करें, सबसे पहले उनके कप्तान है अशरफ हकीमी, जो राइट बैक खेलते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी चैंपियंस लीग भी जीते हैं, बल्कि 2 चैंपियंस लीग वो जीत चुके हैं लगातार PSG के साथ। उसके बाद अगर बात करें तो उनके जो स्ट्राइकर हैं इस्माइल साबरी, जो बायर्न म्यूनिख में उनकी ट्रांसफर हुई, पिछले मैच में वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मोरक्को की टीम का, जो मेरा ख्याल है कि उनको यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए। और उसकी जो रिप्लेसमेंट है सुफियान रहीमी, वो भी पिछले मैच में आकर गोल स्कोर कर गए हैं। तो इस्माइल साबरी की फिटनेस, अगर वो मैच फिटनेस के काबिल हुए, मैच खेलने काबिल हुए, तो यकीनन वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं फ्रांस के लिए। दूसरे प्लेयर जिनका मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो ब्राहिम दियाज हैं, जिनका ताल्लुक रियल मैड्रिड से है। ब्राहिम दियाज ने पिछले मैच में कुछ स्पार्क दिखाया था, उससे पहले का जो टूर्नामेंट था उसमें थोड़ा सा बिलो पारा में नजर आए हैं, जिस अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो बड़ी टीम जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ी स्टेज के ऊपर समटाइम अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करता है कि वो सारे जो पिछली परफॉर्मेंसेज होती हैं वो भूल जाते हैं लोग। तो ब्राहिम दियाज के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पर अगर हम देखें तो 2025 का जो AFCON फाइनल था उसमें उनसे एक पेनल्टी मिस हो गई थी। फॉर्चुनेटली उनकी टीम को ट्रॉफी तो वापस मिल गई थी सेनेगल से, मैच वो सेनेगल नहीं जीता था, लेकिन वो जो पेनल्टी मिस करने का एक उनके अंदर कहीं ना कहीं एलिमेंट मौजूद होगा, उसको भी वो उसका जो है वो अजाला वो यकीन करना चाहेंगे आज मराकेश तरफ से। तीसरे जो प्लेयर हैं, एक यंग प्लेयर जिसका डेब्यू इसी वर्ल्ड कप में हुआ, इससे पहले दुनिया उनको नहीं जानती थी। अच्छा, लेकिन इस वर्ल्ड कप के 4-5 मैच खेलने के बाद दुनिया के बड़े बड़े क्लब की ख्वाहिश ये है कि अयूब बुआदी, जो 18 साल के प्लेयर हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, और उन्होंने जो है वो यानी 18 साल की उम्र तक वो ये सारे काम कर चुके हैं। वो इतने उनको ज़हीन भी एक जीनियस फुटबॉलर के तौर पर उनको जो है वो देखा जा रहा है। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े क्लब जो हैं वो सारे ये चाह रहे हैं कि अयूब बुआदी उनके क्लब में आकर खेले। अयूब बुआदी ने इन 5-6 मैचेस के अंदर ये बताया है कि आपके अंदर पोटेंशियल हो, आपके अंदर टैलेंट हो, तो आप बिगेस्ट स्टेज के ऊपर आकर, यानी वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ, उससे पहले वो अंडर 17 तक के जो लेवल थे वो सारे फ्रांस की तरफ से खेले हुए हैं। मोरक्को और फ्रांस के मैच की खास बात यह है कि मोरक्को की टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फ्रेंच फुटबॉल के कल्चर से वाकिफ हैं। अच्छा। जो फ्रेंच फुटबॉल में ही पले बढ़े हैं, उन्हें अपने अंडर 17 अंडर 21 के लेवल सारे वहाँ किए हुए हैं, लेकिन नेशनल टीम में वो रिप्रेजेंट करने मोरक्को की तरफ आई। अयूब बुआदी जो है ये खेलते भी एक फ्रेंच क्लब की तरफ से ही है इस वक्त। तो ये जो मैच है ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि जो कल्चरल एक इंटीग्रेशन होती है वर्ल्ड कप के थ्रू, इंटरनेशनल इवेंट्स के थ्रू, वो भी हमें आज देखने को मिलेगी। याद रहे कि फ्रांस जो है उसने कॉलोनाइज भी किया था मोरक्को को 1912 से लेकर मेरा ख्याल 1956 तक के 40-42 साल हैं, जिसमें इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारा प्लेयर्स का इन्फ्लक्स हुआ। फिर मोरक्को और अल्जीरिया जैसे मुल्कों से प्लेयर जो है वो फ्रांस में जाकर फुटबॉल खेलते हैं। तो ये उसके अलावा एक जो उनके गोलकीपर हैं मोरक्को के, यासीन बुनो, उनका नाम यकीनन आप तमाम लोगों के जहन में होगा, जो पिछले वर्ल्ड कप भी जिन्होंने फॉलो किया था। इस वर्ल्ड कप में भी यासीन बुनो की कारकर्दगी जो है बहुत शानदार हमें देखने को मिलती है। तो ये वो 3-4 प्लेयर हैं जिनका वो मोरक्को की टीम इंतजार करेगी और वो इनके ऊपर डिपेंड करते हुए एक पॉजिटिव रिजल्ट लाने को। तो आज रेफ का क्या रोल होने वाला है? देखें, रेफरीज के बारे में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि 5 रेफरी जो है वो अर्जेंटीना के तैनात कर दिए गए हैं। अच्छा। और ये शायद फीफा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि तमाम रेफरीज जो है वो एक ही मुल्क से। अच्छा। लेकिन इसको कंट्रोवर्सी बनाने से पहले ये जरूर याद रखें कि अर्जेंटीना का जो मैच हुआ था उसमें जो रेफरी थे वो फ्रांस के थे। ठीक है। गो कि उनकी जो बाकी टीम थी वो सारे के सारे फ्रांस के नहीं थे, लेकिन जो मेन रेफरी थे मैच के, उनका ताल्लुक फ्रांस से था। तो कंट्रोवर्सी यकीनन बनती हैं इस तरह के इवेंट्स के अंदर, लेकिन ये मैच ही बताएगा कि मैच को वो किस तरह से डील करने में कामयाब होते हैं। जो फ्रेंच रेफरी के फैसले थे वो तो सारे अर्जेंटीना के हक में थे, अब अर्जेंटीना के रेफरी जो हैं वो क्या करते हैं ये हम मैच देख रहे हैं। लेट्स सी जी, रात 1 बजे ये मैच है और एक ही टीम चांस है आगे सुपर 4 में जाने के लिए, सेमीफाइनल में सीट कंफर्म करने के लिए, चाहे वो मोरक्को हो या फिर फ्रांस। ये रात 1 बजे फैसला हो जाएगा। मुझे भी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।